वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों यूपी पीसीएस 2026 के लिए अब हम लोग ज्योग्राफी का जो टेस्ट है वो करा रहा हूँ मैं आपको। मतलब एससीएस का ये टेस्ट है, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न का। आपने देखा इस बार 2025 में भी कैसे प्रश्न पूछे गए, चाहे क्रोनोलॉजी के हों, ठीक है, चाहे स्टेटमेंट वाले हों, असर्शन रीजन के सवाल हो, कॉन्सेप्चुअल सवाल हो, जो ऑस्ट्रेलिया वाला आया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है हॉट कंट्री है, कौन से जोन में लाई करता है। तो जो ऑफिशियल सिलेबस और ऑफिशियल पैटर्न जो आयोग का चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न, उसी पे आधारित ये टेस्ट हैं। आप अगर टेस्ट की प्रैक्टिस करे हुए हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करे हुए हैं, कम से कम 10,000 एमसीक्यू लगाए हुए हैं। 10,000 कैसे भाई? पीवाईक्यू लगा लिया, टेस्ट लगा लिया, एससीएस की क्विज लगा ली, तो आपकी स्मार्ट गेसिंग भी तैयार होने लगेगी और स्टेटमेंट को कैसे जो है एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन टेक्निक भी आएगी और एक कॉग्निजन माइंडसेट आपका तैयार होगा। मतलब कॉग्निटिव बनोगे आप थोड़ा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और इन चीज़ों जो टेस्ट है, इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये टेस्ट ले भी सकते हैं। पूरी तैयारी यूपी पीसीएस की एकदम शुरुआत से कर सकते हैं। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से पढ़िए, कौन सा सही है फिर बताइए, ठीक है। कह रहे अपक्षय को, यानी जो आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है और केमिकल डिकम्पोजिशन होता है रॉक्स का वेदरिंग की वजह से, यानी अपक्षय को मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्वों की क्रियाओं के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विघटन एवं रासायनिक अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी वेदरिंग को बात कर रहा है। फिर कह रहे हैं अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचालन होता है। यह एक प्रकार की स्वस्थाने या तटस्थन प्रक्रिया है, यानी वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस इन वेदरिंग, इट इज़ एन इन सिटू और ऑन सिटू प्रोसेस। वायु में विद्यमान जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अतिरिक्त पौधे जो हैं एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है एयर में, डिकम्पोजिशन जब होता है प्लांट्स का, तो इंक्रीज़ कर देता है अंडरग्राउंड CO को, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ पहला दूसरा सही है, क्योंकि ये इंक्रीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। जब भी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधे और पशु का अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो ये CO2 और बढ़ाते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं। दूसरा देखते हैं, इसमें से सही की पहचान करनी है आपको। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु जो है गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है, यानी कन्वेक्शन कहलाती है। कह रहा है एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, जैसे ही हवा के कॉन्टैक्ट में, मतलब हवा अर्थ के कॉन्टैक्ट में आती है तो गर्म हुई, गर्म जैसे ही हुई तो वो ऊपर उठने लगी तो वो हीट क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर से जो है चेंज होने लग रही है। भाई यहाँ गर्म, ऊपर जाते जाते ठंडी हो जाएगी। ऊर्जा के स्थानांतरण की यह प्रक्रिया संवहन केवल जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल तक सीमित है, यानी जो कन्वेक्शन करंट्स हैं ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में ही उठते हैं। और क्षैतिज संचलन की अपेक्षा वायु का लंबवत संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी वर्टिकल मूवमेंट जो है एयर का रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? तो यहाँ सिर्फ पहला सही हो जाएगा। भाई वर्टिकल मूवमेंट भी ज़रूरी है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी ज़रूरी है, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन एयर का कैसे होगा भाई, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट नहीं क्रिएट होगा, मॉनसून कैसे आएगा, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर तक ही सीमित है, ये भी गलत है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये ट्रोपोस्फेयर तक ही सीमित है, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं जाती है ये, है ना। कन्वेक्शन करंट सिर्फ उठते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ना कि स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में नहीं उठते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ो। 3 में क्या कह रहा है आपको? वायुमंडल की जो कह रहा है निचली परत है, परतों को गर्म करने में अभिवहन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, यानी एडवेक्शन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। दूसरा कह रहा है मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली जो भिन्नताएं हैं केवल अभिवहन के कारण होती हैं, यानी एडवेक्शन के कारण होती हैं। और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषता उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवनें लू इसी अभिवहन का ही परिणाम होती है, यानी इसी एडवेक्शन का परिणाम होती है जो लू चलती है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे सिर्फ आप देखेंगे 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये गलत है। जो एटमॉस्फेयर का लोअर लेयर है या निचली परत है उसको गर्म करने में चालन प्रक्रिया जो होती है, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो चालन को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन। कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, निचली लेयर को गर्म करने में कंडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। और कंडक्शन होता क्या है भाई? हीट जो ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे में, है ना, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। और ये सॉलिड वगैरह के पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू भी हो जाएगी ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो एक पार्टिकल से दूसरे में, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से पर होगी, ये चीज़ याद रखना। कन्वेक्शन में क्या होता है भाई? जैसे हवा अर्थ है, गर्म हुई,
हवा टकराई तो वो उड़ने लग गई। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है नहीं भाई अर्थ से। पर कंडक्शन में क्या होता है, अगर कोई लकड़ी की छड़ है ना, वो गर्म है और दूसरे में छुआ उसको तो वो भी गर्म होने लगेगी ना। कंडक्शन में छुआना पड़ता है, मतलब टच चाहिए है ना, फिजिकल इंटरेक्शन चाहिए। चलो, तो ये 2 3 सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 क्या कह रहा है? पृथ्वी को प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसको आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यताप कहते हैं, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन कहते हैं। अर्थ का शेप जो है जियोइड शेप है, यानी जो पृथ्वी का प्रकार है वो भूभाग है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते हैं। सही की पहचान करनी है यहाँ पे, कौन सा सही होगा आपका। कह रहा है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी जो है 3 जनवरी को सूर्य से सबसे दूर होती है, उसी को अपसौर यानी अफीलियन कहते हैं। 4 जुलाई को सबसे पास होती है, कह रहा है, उसको परीलियन बोला जाता है या उपसौर। और पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप जो है 4 जुलाई और 3 जनवरी की अपेक्षा अधिक होता है, यानी जो एनुअल इंसोलेशन है अर्थ का वो 4 जुलाई में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 3 जनवरी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं होगा। क्यों? कारण समझिए। देखिए, अपसौर यानी अफीलियन की बात करेंगे तो अफीलियन होता है 4 जुलाई को। अपसौर कब होता है? जब पृथ्वी बहुत दूर होती है सूर्य से, तो वो डेट 4 जुलाई होती है, ना कि 3 जनवरी, 4 जुलाई। और जब पृथ्वी बहुत पास होती है सूर्य के, वो परीलियन होता है। पी से पास, पी से परीलियन, ऐसे याद रख लो। 3 जनवरी होता है ये, है ना। तो भाई देखो, पास है तो इंसोलेशन ज़्यादा होगी ना, तो 3 जनवरी को इंसोलेशन ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू 4 जुलाई, है ना। ये भी याद रखना। जब भाई ये अर्थ है और ये सूरज है, ये जब पास होंगे तो परीलियन है, जब दूर होंगे तो अफीलियन है। अफीलियन कब होता है? यानी अपसौर होता है आपका 4 जुलाई को और परीलियन होता है आपका 3 जनवरी को। ठीक है, ऐसे याद रखो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से सही बताना है आपको कौन सा है। वायुमंडल से गरजते हुए ऊर्जा की जो 100 इकाई में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में। और वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा की 100 इकाई में से जो 27 इकाइयाँ हैं वो बादलों के ऊपरी छोर से अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है, यानी क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। और वायुमंडल से गुजरते हुए 100 इकाइयों में से 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिम आच्छादित यानी ग्लेशियरों के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। एल्बिडो जो है पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस जाने वाली सौर विकिरण की मात्रा को संदर्भित करता है। एल्बिडो, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस बैक इनटू स्पेस। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सवाल है, फिजिकल ज्योग्राफी का ये प्रश्न है। यहाँ पे आप देखेंगे चारों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, याद रखना 35 यूनिट जो है एटमॉस्फेयर का ये स्पेस में चला जाता है। 27 यूनिट जो है ये अपर एज क्लाउड्स वगैरह रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 2 यूनिट जो है ये अपना जो स्नो कवर्ड आइस कैप्स होती है ना वो कर देती हैं रिफ्लेक्ट। चलो, इसमें देखो भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी सेलेक्ट द फैक्टर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी उस स्थान की देशांतर रेखा यानी लॉन्जिट्यूड, समुद्र तल से उस स्थान की उतंगुता यानी एलिवेशन ऑफ द प्लेस अबव सी लेवल, समुद्र से उसकी दूरी, वायु समवर्ती का परिसंचरण, ज्वार भाटा की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ टाइड। तो फैक्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पे रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब इम्पैक्ट डालते हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो एलिवेशन ऑफ प्लेस अबव सी लेवल, भाई हाइट कितनी है उस जगह की। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती टेम्परेचर गिरने लगता है। समुद्र से डिस्टेंस कितनी है भाई, देखो है ना, समुद्र से डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी जो टेम्परेचर है वो उतना कम होता जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ एयर मासेस, ठीक है भाई, हाई प्रेशर लो प्रेशर वो एयर मास पर ही डिपेंड करेगा। ये तीनों सही है। टाइड से कोई मतलब नहीं है, लॉन्जिट्यूड से कोई मतलब नहीं होगा टेम्परेचर का। ठीक है, लॉन्जिट्यूड तो टाइम वगैरह के लिए हो जाएगा, लैटिट्यूड से फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ 2 3 4 सिर्फ सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ लॉन्जिट्यूड की जगह लैटिट्यूड होता तो उससे फ़र्क पड़ जाता। ठीक है, बाकी और ये फैक्टर आपको याद रखना है। हाँ, ओशन करंट से भी फ़र्क पड़ता है भाई, ठंडा है गर्म है वो भी फ़र्क पड़ता है वहाँ से, है ना, वहाँ के टेम्परेचर से। चलो, इसमें आपको 8th में भी सही की पहचान करनी है। जनवरी और जुलाई के बीच जो सर्वाधिक तापांतर है यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस से होता है। और इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है, यानी कॉन्टिनेंटलिटी की बात करें। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है? मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन जनवरी एंड जुलाई इज़ फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट। और विश्व में सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का जो तापांतर है वो 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है। और भूपृष्ठीय व्यतिक्रमण यानी सरफेस इन्वर्जन, है ना, कई बार मुझे इंग्लिश के शब्द ज़्यादा पसंद आते हैं, आसान लगते हैं। सरफेस इन्वर्जन मतलब उल्टा। अब भूपृष्ठीय व्यतिक्रमण मतलब बोलने ही में जवान को लकवा मारा जा रहा है। तो
तो भूपृष्ठीय व्यतिक्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है, यानी सरफेस इन्वर्जन। तो यहाँ पे बात देखें अगर सही की, तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे आपके, ठीक है, यहाँ पे तीनों सही है। सरफेस इन्वर्जन प्रमोट करता है स्टेबिलिटी इन द लोअर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए एकदम आप बेसिक से पढ़ना चालू करिए ज्योग्राफी को, ठीक है। एससीएस की जितनी लिस्टिंग है मतलब और लिस्टिंग फैक्ट्स के लिए और जितना कॉन्सेप्ट्स है वो आप हमारे जो कंपाइलेशन है उससे पढ़िए, डाउट पूछिए, वीडियोस देखिए, वीडियोस भी आपको मिलेंगे। पूरी तैयारी आप एक ही जगह कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में, नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूरी तैयारी करिए, आपको मज़ा आएगा तैयारी में भी। एक एक चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगे। इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी इस बार एससीएस से 134 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं, चाहे हमारे करंट के क्वेश्चन हो, हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो। तो अगर आप एससीएस का स्टडी मटेरियल टेस्ट क्विज से प्रैक्टिस करते हैं, हम 3 आयाम से प्रैक्टिस कराते हैं, मटेरियल, टेस्ट, क्विज, डाउट क्लियरेंस करेंगे जितने भी डाउट हैं। अगर आप इतना करते हैं तो सिलेक्शन लिया जा सकता है आसानी से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। फिलहाल जनवरी के माध्य मासिक तापक्रम यानी मीन मंथली टेम्परेचर जो जनवरी का वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम उष्ण कटिबंधों पर 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी आपका ट्रॉपिक्स में। और यही जनवरी का मीन मंथली टेम्परेचर मिडिल लैटिट्यूड की बात करें तो ये 20 से 0 डिग्री रहा है। और जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम यूरेशिया के आंतरिक भागों पर -18 सेल्सियस से -48 के बीच रहा है। तो यहाँ पे सही की बात करें कौन सा सही है, तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्लैंक लॉ पे। कह रहे प्लैंक का नियम जो है ये कहता है कि कोई वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है वो उतनी ही अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है। यानी भाई कोई चीज़ बहुत गर्म है, जैसे चाय बहुत गर्म आई तो उतनी ही वो देखो हीट नहीं रेडिएट करती रहती, हाथ लगाओ गर्म लगती है। और उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो कम होती है, यानी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। फिर कह रहा है 1 ग्राम पदार्थ का जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, यानी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और उतंगता यानी हाइट में जैसे जैसे वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि की दर भी बढ़ती है, उसको सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। और सामान्य ह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई की वृद्धि पर 9.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है, तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है। पहली चीज़ नॉर्मल लैप्स रेट है ना, रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होता, रेट ऑफ डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हाइट पे हम बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता है। भाई देखो ना केदारनाथ वगैरह गए होगा, देखा होगा, जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हो टेम्परेचर कम होता है। और ये हर 1000 मीटर पे जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 9.5 नहीं, कितना कम होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी पहला दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें सही बताना है। कह रहा मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं, वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर। वायु दाब को मापन की इकाई जो है वो पास्कल है, और समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.12 पास्कल है। और वायु दाब को मापने के लिए पारद वायु दाब मापी अथवा निद्रव बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला और चौथा सही है सिर्फ, क्योंकि वायु दाब को मापने की जो इकाई है वो मिली बार है ना, वो क्या है मिली बार, पास्कल नहीं होती, मिली बार होती है। और समुद्र तल और औसत वायुमंडलीय जो दाब है वो भी मिली बार में होगा भाई, पास्कल में थोड़ी होगा, तो इसलिए ये दो गलत है। पहला चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। ऊंचाई पर अलग अलग स्थानों पर वायु दाब जो है अलग अलग होता है, और यह अंतर वायु की गति का मुख्य कारण होता है, अथवा पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं, ठीक। और वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब जो है ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है, यानी लोअर पार्ट जो एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर डिक्रीज होता है बहुत तेज़ी से, और ये डिक्रीज जो है हर 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार होता है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल आपको मिल रहे हैं, आप देख रहे होगे, है ना। तो इसलिए ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, और एक बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये पूरा मिल के ज्योग्राफी बनता है। संपूर्ण ज्योग्राफी की तैयारी आपकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हो जाएगी, उसको ज़रूर करिए आप। पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर फैक्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए, नहीं तो मेंस में क्या लिखोगे भाई, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं तैयार है तो मेंस में ज्योग्राफी का वेटेज कम से कम 100 नंबर का है ना, तो उस हिसाब से प्रिपेयर रखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो इसको, कौन सा सही है। इक्वेटोरियल लो की बात कर रहा है, यानी विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है, इसलिए विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र कहते हैं, यानी एयर प्रेशर कम होता है इक्वेटर के पास, कह रहे हैं। हाई प्रेशर एरिया आर फाउंड अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बोलते हैं, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है 30 नॉर्थ से 30 साउथ,
और सब पोलर लो की बात कर रहा है, ये होता है 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ पोल्स की तरफ लो प्रेशर बेल्ट होती है ये। और नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट मूव टुवर्ड्स द साउथ इन विंटर एंड टुवर्ड्स द नॉर्थ इन समर। यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की मतलब ये बात कर रहा हूँ ऊपर, शीत ऋतु में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टियाँ दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु या ये उत्तर दिशा की ओर खिसकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चारों क्वेश्चंस सही यहाँ पे आप देखेंगे, चारों सही हो जाएंगे, है ना। याद रखिएगा, नदर्न हेमिस्फीयर में जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वो दक्षिण की तरफ आती है और जो दक्षिण वाली है वो उत्तर की तरफ आती है। चारों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो भाई, है ना। तो 14 को समझ लीजिए क्या कह रहा है। वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है जिसे दाब प्रवणता बल के रूप में जाना जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस अ फोर्स नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तापमान के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दाब प्रवणता कहलाती है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट कहलाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ दाब प्रवणता अधिक होती है, और जहाँ समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ दाब प्रवणता कम होती है। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर तो कौन से सही है, तो यहाँ पे आपका 134 सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। तापमान के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर नहीं होती है भाई, दूरी के संदर्भ में, ना डिस्टेंस के संदर्भ में दाब परिवर्तन की जो दर है उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं भाई। जैसे जैसे डिस्टेंस है, यहाँ का प्रेशर अलग है, यहाँ का अलग है, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, तभी तो मानसून चलता है। अब समुद्र है, यहाँ पे तापमान कम है, ज़मीन में तापमान ज़्यादा हुआ तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है हवाएं चलने लगती हैं भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। 15 में भी आपको क्या बताना है, सही की पहचान करनी है। घर्षण बल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स पवनों की गति को प्रभावित करता है। पृथ्वी के धरातल पर घर्षण बल सबसे अधिक होता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा अर्थ सरफेस पे होता है। घर्षण बल का जो प्रभाव है प्रायः पृथ्वी के धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समुद्र की सतह पर घर्षण बल सबसे कम होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों सही है ना। फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम होगा सी सरफेस में, क्योंकि वो मूविंग है भाई, चलता रहता है पानी में, तो उसमें तो सबसे कम होगा। और फ्रिक्शन फोर्स अफेक्ट सबसे ज़्यादा विंड को करेगा और सबसे ज़्यादा अर्थ सरफेस में होता है। ये चारों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16 क्या कह रहा है आपका, ध्यान से पढ़िएगा 16 को। इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। 1844 में कह रहा है अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे कोरियोलिस, बल के संदर्भ में विवरण दिया था कोरियोलिस फोर्स के टर्म में। और कोरियोलिस फोर्स की ही वजह से, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स द विंड गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन टू द राइट इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन नदर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल एंड एब्सेंट इन इक्वेटर, सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, भूमध्य रेखा पे नहीं होता है। कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट द इक्वेटर एंड द विंड ब्लो एट राइट एंगल टू द आइसोबार। तो आप देख रहे हो पूरी ज्योग्राफी स्टेटमेंट और टेस्ट के थ्रू ही पूरी रिवाइज करवाई दी जा रही है। यही फ़ायदा है CS के टेस्ट का। ये टफ लगते हैं पर आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आपका पूरा सिलेबस ही प्री का टेस्ट से कवर करवा देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तीसरा चौथा सिर्फ सही है, कारण क्योंकि अमेरिकन नहीं साइंटिस्ट थे, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, पहली चीज़ इसलिए गलत है। यहाँ फ्रेंच साइंटिस्ट कर लो। कोरियोलिस फोर्स जो होता है ना, ये विंड को डिफ्लेक्ट करता है नदर्न हेमिस्फीयर में, राइट में, है ना। राइट में डिफ्लेक्ट करता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट डिफ्लेक्ट करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। और कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है पोल में, ये बात सही है, इक्वेटर पे नहीं होता है। और कोरियोलिस फोर्स 0 होता है एट द इक्वेटर, और विंड राइट एंगल पे ब्लो करती है एट द आइसोबार लाइन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को आरंभ करा है, यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू करा 1952 में। भारत की जो किशोर जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग, यानी एडोलसेंट पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो 1/5 है टोटल पॉपुलेशन की। तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 18 देख लो। निम्न में से किस पर भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निर्भर नहीं करता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स डज नॉट डिपेंड। तो पृथ्वी की परिक्रमा यानी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और पट्टियों की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, माइग्रेशन ऑफ बेल्ट फॉलोइंग अपारेंट पाथ ऑफ द सन, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। तो भूमंडलीय पवनों का प्रारूप जो है किस पे निर्भर नहीं करेगा, तो पृथ्वी की परिक्रमा। रेवोल्यूशन से क्या है मतलब है भाई, रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, पृथ्वी घूम रही है, तो वो तो भूमंडलीय पवनों का उनसे कोई मतलब नहीं है ना, प्लैनेटरी विंड्स का। रोटेशन का फ़र्क पड़ेगा भाई, रोटेट करेंगी तो कोरियोलिस फोर्स लगेगा, है ना, तो वो डिफ्लेक्ट होंगी, रोटेशन का फ़र्क पड़ता है, रेवोल्यूशन का थोड़ी पड़ता है, वो तो ऐसे ऐसे घूमती जाएंगे, तो रोटेशन से इम्पैक्ट करेगा, रेवोल्यूशन से। क्वेश्चन 19 देख लो भाई क्या कह रहा है। हिंद महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफानों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है, यानी साइक्लोन बोलते हैं। जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म आते हैं इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में जो आते हैं उनको हरिकेन्स बोलते हैं, और वेस्ट पैसिफिक साउथ चाइना सी में जो आते हैं उनको टाइफून,
और ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं उनको विली विली बोलते हैं, विली विली। तो यहाँ पे कौन सा सही है? देखिए गजब के क्वेश्चन, चारों सही हैं। और स्टेटमेंट देखिए आपको पूरी याद हो गई। साइक्लोन अगर कभी पूछेगा तो आप बता दोगे जो इंडियन ओशन में आते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, यानी ट्रॉपिक्स के बीच में आते हैं। जो अटलांटिक ओशन में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हरिकेन्स बोल देते हैं। और जो वेस्ट पैसिफिक साउथ चाइना सी वगैरह में आते हैं उनको टाइफून बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो आते हैं वो विली विली कहलाते हैं, बात खत्म। तो SCS के टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको पूरे सिलेबस का निचोड़ दे देते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन का 20 देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस। और जिस उष्मा पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी द हीट बाय विच बॉइलिंग वाटर स्टार्ट टू इवापोरेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। हवा की गति जितनी तीव्र होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र गति से घटती है। यानी फास्टर द स्पीड ऑफ विंड फास्टर द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। यानी कंडेंसेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब और आर्द्रता से प्रभावित होता है। कंडेंसेशन इज अफेक्टेड बाय वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। कंडेंसेशन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताना सही कौन सा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 2 स्टेटमेंट है। कह रहा है जब आर्द्रता यानी मॉइस्चर की बात कर रहा है धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर है, घास है, पौधे की पत्तियाँ, उनकी ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, उसे ओस कहते हैं, है ना। यानी ड्यूज की बात कर रहा है। फिर सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन की बात कर रहा है। जब आर्द्र वायु ठंडी होती है यानी मॉइस्ट एयर कूल होती है तब उसमें जो जलवाष्प को धारण रखने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब वह सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा पहला सही सिर्फ। अब दूसरा गलत इसलिए हो क्योंकि जब भी आर्द्र वायु ठंडी होगी, मॉइस्ट एयर कूल होगी, तो उसकी जो कैपेसिटी है टू होल्ड वाटर वेपर वो इंक्रीज़ नहीं होगी, डिक्रीज हो जाती है ना, एक तरह से ख़त्म हो जाती है ना, धारण करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित होगा, तो इसलिए अधिक नहीं, समाप्त हो जाएगी ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ पे सही बताना है कौन सा है। कह रहा है तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने पर होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑन कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन अकर व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। कोहरे की बात कर रहा है, एक प्रकार का बादल होता है जिसका आधार पृथ्वी की सतह पर या सतह के बहुत नज़दीक होता है। ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं उसे धूम्र कोहरा कहते हैं, यानी स्मोक कहा जाता है। और कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है ना। यानी डिफरेंस पूछ लिया अगर आपसे मिस्ट और फॉग में क्या अंतर है, तो इज़ दैट मिस्ट कंटेन मोर मॉइस्चर देन फॉग। अब यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना कौन सा है। कह रहा है पच्छाव मेघों का जो निर्माण है 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है और ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। यानी सिरस क्लाउड की बात कर रहा है जो 8000 से 12000 मीटर की हाइट पे जो है ये बनते हैं। स्तरीय मेघ की बात कर रहा है, स्ट्रेटस क्लाउड की बात कर रहा है। ये 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। कपासी मेघ यानी क्यूमुलस क्लाउड की बात करा, पूछ सकता है क्लाउड से भी रिलेटेड सवाल, इधर पूछा नहीं गया 2-3 बार से, पूछ सकता है। सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। तो यहाँ पे सही होगा आपका सिर्फ और सिर्फ पहला वाला। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये स्ट्रेटस नहीं, ये क्यूमुलस क्लाउड होते हैं जो 4000 से 7000 मीटर पे बनते हैं, है ना। और ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में जो बनते हैं उसको स्तरीय मेघ कहते हैं। तभी तो स्तर में क्या होता है, जो स्टेटस क्लाउड होते हैं उनमें टेम्परेचर वेरिएंट आता है ना। तो टाइप ऑफ क्लाउड्स ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, इसको ध्यान से देखिए। मेघ वर्षा की बात कर रहा है, इसमें सही क्या होगा, निम्बस क्लाउड की बात कर रहा है, ठीक है। मेघ वर्षा के संबंध में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वैसे इसको वर्षा मेघ कर लो, ज़्यादा सही है ना, वर्षा मेघ बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? वर्षा मेघ, मेघ वर्षा नहीं, है ना, निम्बस क्लाउड। ये काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, ब्लैक और डार्क ग्रे कलर के होते हैं।
ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं, यानी बहुत पास बनते हैं अर्थ के। कभी कभी ये इतना कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं, नहीं पहाड़ों वगैरह पे जाओ। ये मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होती है, यानी दीज आर शेपलेस मासेज ऑफ थिक वाटर वेपर। ठीक है, तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो ये चारों सही हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। यहाँ पे सही बताना है। जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं, यानी रिलीज ऑफ मॉइस्चर आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है अथवा ये रवें हिमतुलों का निर्माण करती हैं, यानी मॉइस्चर इज रिलीज फ्रॉम द हेक्सागोनल क्रिस्टल एंड दीज क्रिस्टल फॉर्म फ्लेक्स ऑफ स्नो। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तब वर्षण जो है हिमतुलों के रूप में होता है, हिमपात कहते हैं इसे। यानी व्हेन द टेम्परेचर इज मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस देन प्रेसिपिटेशन अकर इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो विच इज कॉल्ड स्नोफॉल। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यह बहुत आसानी से आप बता लो होगे भाई। अब ये खुद देख सकते हो, टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कैसे बर्फ़ गिरेगी? जब 0 डिग्री से टेम्परेचर कम होगा, है ना, तब बर्फ़ गिरेगी ना। जब टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री से कम होगा, तब जो बारिश होगी वो स्नो के फॉर्म में हो जाएगी। बात खत्म हो गई, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा सिर्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नज़दीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सहमी वृष्टि होती है, यानी स्लीट की बात कर रहा है। स्लीट अकर व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विथ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉल ऑन हाफ फ्रोजन लेयर नियर द सरफेस। कभी कभी वर्षा की जो बूंदें हैं वो बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ़ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। हेल स्टोन्स की बात कर रहा है। फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करें, संवहनी वर्षा की बात करें, ये विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः प्राप्त होती है। यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर मोस्टली इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड स्पेशली इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 28 देखते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। इक्वेटोरियल बेल्ट यानी विषुवतीय पट्टी की बात कर रहा है। शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष 200 मीटर होती है। यानी इक्वेटोरियल बेल्ट में क्या ज़्यादा बारिश होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और प्रति पवन भाग में स्थित क्षेत्र यानी रेन शेडो एरिया की बात कर रहा है, उस जो लीवर्ड पार्ट में होते हैं वो कम बारिश जो है होती है वहाँ पे। यानी प्रतिपवन भाग में स्थित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ वर्षा कम होती है, उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, यानी रेन शेडो एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा सही है? 29 में हैरी हेस की बात कर रहा है। हैरी हेस ने वर्ष 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी जिसे सागरी अधिस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी का 10% भाग जो है वो पायरोक्सिन से बना होता है। 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ पायरोक्सिन। और कैरोलिन प्लेट जो है न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन और भारतीय प्लेटों के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट इज लोकेटेड बिटवीन फिलीपीन एंड इंडियन प्लेट इन द नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी। तो यहाँ पे सही की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। यहाँ पे सही की बात करें अगर 30 में कौन सा सही होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। यानी सेंट्रल पार्ट जो है ट्रॉपिकल रीजन का एंड ईस्टर्न एंड इनर पार्ट ऑफ टेम्परेट रीजन रिसीव रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम दिस। महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और अ डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है कि इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है। इसे इसकी आँख कहा जाता है तथा इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 होता है। समझ पाए क्या कह रहा है? यानी डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्पाइरल सर्कुलेशन ऑफ विंड अराउंड इट्स सेंटर कॉल्ड इट्स आई विद द डायमीटर दिस। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि सेंट्रल पार्ट जो होता है ट्रॉपिकल रीजन का, ये यहाँ पे जो रेनफॉल है ये आपकी कितनी होगी? 50 से 100 सेंटीमीटर, 25 से 50 नहीं, ये गलत हो जाएगा।
है ना। रेनफॉल कितनी होगी टेम्परेट रीजन में 50 से 100 सेंटीमीटर। और रेन शेडो जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे वही लगभग 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होगी, ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम। तो इसलिए ये दो गलत है। 31 पे आ जाओ। 31 क्या कह रहा है, यहाँ पे गलत बताना है आपको। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो किसने करा था, एराटोस्थनीज ने, है ना, एराटोस्थनीज ने करा था, एक ग्रीक विद्वान था। रिचर्ड हॉटसोन, इनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन या व्याख्यान करना है। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हॉटसोन, द पर्पज ऑफ ज्योग्राफी टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन रीजनल डिफरेंसेस ऑफ अर्थ सरफेस। फिर अल्फ्रेड हेटनर की बात करें, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यानी स्टडी करता है डिफरेंस इन कैजुअली रिलेटेड फैक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, ये तीनों ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 32 पे आ जाते हैं। 32 क्या कह रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 1796 में गणितज्ञ लाप्लासे ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, यानी नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारे के सूर्य के नज़दीक से गुजरने के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और 1950 में रूस के ऑटो शिमिट और जर्मनी के कार्ल वाइजाइकर ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन करके बताया कि सूर्य एक और 100 निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बना हुआ है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये दोस्तों हमारे यूपीपी से देखिए 2025 का मेंस का भी प्रोग्राम है, अगर जिसका प्री हुआ वो मेंस का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। पूरे जीएस के 1 से 6 तक के जितने पॉइंट है, 15.1 के, 2 के, 3 के पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 सवाल भी मिलेंगे, कैसे लिखे हुए मॉडल आंसर के साथ कि कैसे आंसर लिखना, 500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, समझ रहे हो आप, है ना। और इसमें आंसर राइटिंग फीडबैक नहीं मिलेगा, आंसर राइटिंग फीडबैक जो है आपको चाहिए वो अलग से आपको मिल जाएगा। तो पूरा स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं, मेंस का, हिंदी का भी और ऐसे का प्रोग्राम ले सकते हैं, है ना, आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो संपूर्ण तैयारी आप मेंस की भी कर सकते हैं, यूपीपीसीएस की नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। और 26 के प्री की भी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। फुल पेड ग्रुप, ये 9000 में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो, नोट्स, टेस्ट, सी सेट, सब कुछ, है ना। तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट करिए इन नंबरों पर। 2026 का देखिए पेड ग्रुप है ये, है ना, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। अब क्वेश्चन 33 में भी सही की पहचान करनी है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। 1920 में एडविन हबल ने ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण भी दिए थे, एविडेंस दिए थे एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के। और हॉयल ने बिग बैंग सिद्धांत के विकल्प के रूप में स्थिर अवस्था संकल्पना प्रस्तुत की है, यानी हॉयल ने स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया है एज एन अल्टरनेटिव टू बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। देखिए ये सब थ्योरी का मतलब क्या है, कहते हैं ना बकायती, कोई प्रूव नहीं है। लॉ क्या है, जो प्रूवन है, जिसका प्रूफ है। थ्योरी क्या है, जो हमने बोला है उसको प्रूव नहीं किया गया, है ना। तो ब्रह्मांड कैसे बने, ये सब थ्योरियाँ हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत मतलब सोच से भी परे, पता नहीं हमारी जैसी कितनी दुनिया और चल रही होंगी, किसी को नहीं पता, है ना। तो वो परे है, वो कभी नहीं पता चल पाएगा। चलो खैर, तो यहाँ पे तीनों सही है। चलो क्वेश्चन 34, इसमें भी सही बताना है। 24 अगस्त 2006 को जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने प्लूटो को सो प्लैनेट बोला, यानी प्लूटो को बौने के रूप में बोला, डॉर्फ प्लैनेट बोलना चाहिए, डॉर्फ प्लैनेट। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है, कह रहे हैं। और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन मानी जाती है, यानी द इंक्रीज इन ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड टू बी कंट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों ठीक है ना, कोई गलत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 अब आ जाते हैं, इसमें आपको सही पहचानना है। भूकंपीय जो तरंग है उनका अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, यानी सीस्मिक वेव की जो स्टडी है गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इनर लेयर ऑफ अर्थ। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है, यानी एपी सेंटर कहलाता है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे अवकेंद्र कहा जाता है, यानी हाइपो सेंटर बोलते हैं, द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन फोकस। और भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंपी तरंगों को अभिलिखित करता है, यानी रिकॉर्ड करता है, सीस्मोमीटर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पहला चौथा सही है ना, क्योंकि जहाँ से देखिए एनर्जी रिलीज होती है ना उसे हाइपो सेंटर बोलते हैं, और जहाँ पे सबसे पहले पहुँचती है उसको क्या बोला जाता है, एपी सेंटर बोला जाता है। ये
अंतर है दोनों में, ठीक है। या हाइपो सेंटर को आप फोकस भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, याद रखिएगा इसको। प्लेस वेयर एनर्जी इज रिलीज, उसको बोलते हैं फोकस या हाइपो सेंटर। जैसे यहाँ पे निकला, एनर्जी यहाँ से निकल रही है, तो ये इसका फोकस भी कह सकते हो या आप हाइपो सेंटर कह सकते हो, फोकस या हाइपो सेंटर। और जहाँ सबसे पहले पहुँचता है ना, जहाँ पे सबसे पहले पहुँचती है वेव, वो होता है आपका एपी सेंटर। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे सब जगह पहुँचेगा, जहाँ पे सबसे पास होता है वो एपी सेंटर है। चलो क्वेश्चन 36 में भी सही की पहचान करनी है आपको। समुद्र तल पर जो औसत वायु दाब है वो 1013 मिलीबार है, और समुद्र तल पर औसत तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस, विषुववृत्त के 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है और तथा पश्चिम की तरफ ये घट जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, सही की पहचान करनी कौन सा सही है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और ऊर्ध्वपातन के कारण वायुमंडल में संग्रहित जल होता है। वाटर इज स्टोर्ड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू इवापोरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड सब्लिमेशन। संघनन और वर्षण के कारण महासागरों में संग्रहित जल होता है। विश्व स्तर पर 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर जो है उसमें कमी आई है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, ठीक है। क्वेश्चन 38 पे आ जाते हैं। 38 पे भले दोस्तों देखिए 30-30 करिए, 20-20 करिए, अभी तो बहुत टाइम है, करिए, पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर करिए, टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करिए। अपनी सिटिंग आवर को बढ़ाइए कि आप 1-2 घंटे बैठ के चिपक के पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना। अगर आपको अधिकारी बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, अलग होना पड़ेगा दूसरों से। जो सब कर रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सोशली डिटॉक्स होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा समाज से कट ऑफ करना पड़ेगा समाज में अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए। नहीं तो जैसे चल रहा है सब वैसे ही चलेगा। आपको दूसरों से अलग होना है, शादी पार्टी में जैसे आप जा रहे हो या फैमिली फंक्शन में अलग एकदम आपको होना कि अरे यार ये अधिकारी है ना, तो आपका अलग सम्मान होगा, तो आपको अलग बनना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। चलिए, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित जो साहिल प्रदेश है उनमें 1967 से 77 के दौरान भयंकर विनाशकारी सूखा पड़ा था। 1885 से 1940 के बीच विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और 1998 संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी सहस्त्र शताब्दी का सबसे गर्म वर्ष था, यानी 1998 वॉज द वार्मेस्ट ईयर, प्रॉब्ली नॉट ओनली द 20th सेंचुरी बट ऑल्सो फॉर द मिलेनियम, आप समझ सकते हो 1998। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो गलत कोई नहीं है, ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 39 देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में अपनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। भारत ने 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करे, और क्योटो प्रोटोकॉल के जो संबंध है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC से है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल, इन्वायरमेंट से भी लिंक करके पूछा जा सकता है। इस बार देखा UPP से 2025 में 9 सवाल इन्वायरमेंट के आए, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, चारों सही है। क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत ने 2005 में साइन करे, लागू हुआ 2005 से, हुआ था 1997 में जापान में, ठीक है, और UNFCCC से लिंक है। क्वेश्चन 40 में आपको सही की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। कह रहा है अर्थ क्रस्ट की जो डेंसिटी यानी भूपरपटी का जो घनत्व है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूपरपटी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल जो है 7 मुख्य प्लेटों एवं कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है, यानी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स देखें, द अर्थ लिथोस्फेयर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। कह रहा है आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, और ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, फुल मून की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू करा गया था। और सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है बुध सूर्य के निकट का ग्रह है तथा बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन ही लगते हैं। मरकरी को क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 26 सितंबर 1985 को भारत सरकार नियम 1961 में 174वें संशोधन के माध्यम से बनाया गया, और संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 43 देखिए, इनमें से भी आपको सही की पहचान करनी है। एम्फी बोल के संबंध में सही बताना कौन सा है। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह और मैग्नीशियम है।
पृथ्वी की भूपृष्ठ का लगभग 11% भाग एम्फीबोल से बना है। इसका प्रयोग मैंगनीज उद्योग में किया जाता है और इसका रंग ग्रे होता है। हॉर्नब्लेंड भी एम्फीबोल का एक प्रकार ही है, हॉर्नब्लेंड। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो देखो पहला तो ठीक है, इसमें एल्युमिनियम भी है, कैल्शियम भी है, सिलिका भी है, लौह भी है, मैग्नीशियम भी, ठीक है। पृथ्वी का जो क्रस्ट है यानी पृथ्वी की भूपृष्ठ का 11% एम्फीबोल से बना नहीं है, 7% एम्फीबोल से बना है। और इसका उपयोग एस्बेस्टस उद्योग में करते हैं, मैंगनीज उद्योग में नहीं, एस्बेस्टस उद्योग में। इसका रंग ग्रे होता है, ये भी गलत है। इसका रंग जो है हरा होगा या काला होगा। और हॉर्नब्लेंड भी एक एम्फीबोल का प्रकार है, ये भी ठीक है। यानी पहला और पांचवा सही है, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पहला पांचवा से फर्स्ट और फिफ्थ सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी पे आप जाओगे। क्वेश्चन 44 पे आ जाओ। इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। अहमदाबाद में 1859 में पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कपास के शीर्ष 3 प्रमुख उत्पादन जो है वो चीन, भारत, अमेरिका है, सिल्क है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 45 देख लो, इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नागर हवेली जो है तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। भारत में आर्द्र भूमि का जो कुल क्षेत्रफल है 39 लाख हेक्टेयर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 45% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर रहा है। 45% से ज़्यादा लैंड पे फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है। 45% नहीं, फॉरेस्ट फाउंड हैं मतलब नॉर्थ ईस्ट में 30% से ज़्यादा लैंड्स पे, है ना। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि, ना कि 45। बाकी ठीक है, पहला दूसरा सिर्फ। क्वेश्चन 46 में भी सही की पहचान करनी है। आकार की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। चंद्रमा का जो व्यास है डायमीटर पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी डायमीटर जो मून का है 1/4 ही है अर्थ का। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो आसान है, तो बचपन में पढ़ा होगा, तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 47 पे आ जाते हैं। गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहे हैं चावल जो है विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है ना, राइस जो है मेजर फूड क्रॉप है। और गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख खाद्य फसल है, जो हमारी आधी से अधिक आबादी का पेट भरती है। जलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। क्या? नोमैडिक हर्डिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो आसानी से आप पकड़ लोगे, बी गलत है। वीट नहीं, राइस ही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है ना, राइस। क्वेश्चन 48, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 1/3 सतह पानी से ढकी हुई है। तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी एस्टेरॉइड कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। सही की पहचान करनी है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, यानी मेटेरॉइड्स कहते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड की बात कर रहा है। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे भी ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। 50 क्या कह रहा है आपसे? कह रहे भारत के महाराष्ट्र में स्थित चंद्रपुर और कनाडा के वैंकूवर में स्थित बेलो हैरिजेंटो दोनों लगभग 20 डिग्री अक्षांश के समांतर हैं। भारत में भूतापी विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में भाई जियोथर्मल पावर प्लांट। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप या रिजर्व हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे 20-30 सही है सिर्फ, क्योंकि चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र का और दूसरा आपका बेलो हॉरिजॉन्टे ये साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील में है ना, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील, ये 20 डिग्री पे है ये, ठीक है। तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा तीसरा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। इसमें आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। कह रहे भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में रानीगंज और झारखंड में झरिया, धनबाद में बोकारो है, ठीक है, कोल प्रोड्यूसिंग एरिया। और कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्र जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, ये हीरे का सबसे बड़ा निक्षेप है, यानी डायमंड के रिजर्व पाए जाते हैं, डिपॉजिट्स यहाँ पे। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लॉ एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का। तो यहाँ पे गलत अगर पूछेगा तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो कालागुरली और कूल ग्रेड आइल जो एरिया है कूलगार्डी, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का तो है, ठीक है,
पर ये डिपॉजिट डायमंड नहीं, गोल्ड के लिए बहुत फेमस है ना, गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए, सोने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। भारत सरकार द्वारा 2010 को बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया है। केंद्र सरकार ने 3 मई 2011 को जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन्स का जो है वो दर्जा दिया, नॉन ह्यूमन पर्सन का। 27 दिसंबर 2018 को उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर एमपी देश का पहला स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर आर्केनेरियम स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो गलत हो जाएगा बी वाला। केंद्र सरकार ने क्योंकि 3 मई 2013 को जलीय डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। क्वेश्चन 53 में कह रहा है झूम कृषि को दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वालतेर के रूप में जाना जाता है। झूम कृषि को मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के रूप में जाना जाता है। झूम कृषि को झारखंड में कुरवा के रूप में जाना जाता है। और झूम कृषि को उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बिंगरा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। 54 में केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। विलुप्तप्राय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और 2006 को 1973 में बाघ परियोजना निदेशालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया है। तो गलत की पहचान करो भाई, यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन डी कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ दीस हो जाएगा क्योंकि तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 को देखो ध्यान से, सही की पहचान करनी है। कह रहा है व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइन दम एट राइट एंगल, यानी जब दोनों समानांतर हों और दूसरी ट्रिब्यूटरी समान परपेंडिकुलर यानी लंबवत उससे मिले तो उसे जाली नुमा या ट्रेलिस पैटर्न बोला जाता है, समकोण पर मिले अगर। जब सभी दिशाओं में नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो उसे अभिकेंद्रीय कहा जाता है यानी सेंट्रीपिटल। जब नदियां किसी पहाड़ी से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरोध को अरीय तंत्र बोला जाता है या रेडियल पैटर्न। तो यहाँ पे कौन सा सही है? बात आ रही है रेडियल पैटर्न की, सेंट्रीपिटल की और ट्रेलिस पैटर्न की। तो यहाँ तीनों ही देखिए आप सही हो जाएंगे ना, यहाँ पे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब दो मुख्य नदियाँ जैसे गंगा यमुना है और बाकी देखिए परपेंडिकुलर अगर मिल रही हैं तो ये ट्रिलिस पैटर्न बनाती हैं। क्वेश्चन 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन 56 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? एक अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर वाटरशेड कहा जाता है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं यानी कैचमेंट एरिया कहते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाद द्रोणी कहा जाता है यानी ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है, एन एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे गलत है क्या कोई? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 57 देख लो, यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है। रौरकेला इस्पात प्लांट, दुर्गापुर इस्पात प्लांट बोकारो और भिलाई, यानी रौरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये चारों सही हैं स्टील प्लांट, इस तरह से मैचिंग में भी आपसे पूछ सकता है। चलो अब ये देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, रीजन है, ये सवाल पूछा जाता है हर बार, इस बार भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं, बहुत पूछे जाते हैं ये। तो मैचिंग करो भाई, मसोले, कनूको, तुंगिया, लोगान है ना, कहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, मिलान करिए आप। तो लगाइए भैया, मतलब ठीक ठाक है, सवाल कर सकते हो। मोसाले कहाँ बोलते हैं भाई? मोसाले बोला जाता है कोंगो में। कोनूको की बात करें वेनेजुएला में बोलते हैं कोनूको, वेनेजुएला में। और तुंगिया की बात करें तो म्यांमार में बोला जाता है तुंगिया। लोगन बोलते हैं पश्चिम अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो इसमें 59 में आपको सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में यानी समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे आयन मंडल के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। मौसम में परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। कौन सा सही होगा भाई यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है 60 में। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। श्रृंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हैलाइट, पोटैश आदि रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल के उदाहरण हैं। और कार्बोनेशन, फ्लेस्पार और कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। ठीक है, कार्बोनेशन। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 61 देखो, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। कह रहा है वे सभी प्रक्रियाएं जो भू परपटी के भागों को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण
के अंतर्गत आती है, यानी डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत आती है। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे अपरदित चट्टानों के टुकड़े नदी तल में छोटे छोटे गर्तों में फंस जाते हैं और गोलाकार रूप में घूमते रहते हैं, जिन्हें जल गर्तिका यानी पैट होल्स बोला जाता है। जो हिली एरिया है, स्मॉल इरोडेड रॉक पीस गेट ट्रैप्ड इन स्मॉल ड्रो, छोटे छोटे गड्ढों में फंस गए, उसको बोलते हैं। और जब कोई नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद और मंद ढाल वाले ढलनदार मैदानों में प्रवेश करती है तो एक जलोढ़ पंखा का निर्माण होता है। यानी व्हेन अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्लेसेस एंटर फुटहिल्स एंड स्लोप प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट एंड अलूवियल फैन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तीनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। 62 क्या कह रहा है आपका? भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, 2004 में सुनामी में डूब गया था। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट देश में जो है लगभग 2 भागों में बांटती है इसको। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, वर्ल्ड का 7वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों करेक्ट है। ठीक है, और दोस्तों हमारे पेड ग्रुप का अगेन आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे यूपीपीसीएस के पेड ग्रुप 2025 के चल रहे हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के नोट्स भी, टेस्ट सीरीज़ भी और मेंस के ऐसे राइटिंग वगैरह, ये सब आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 की भी पूरी तैयारी कर सकते हैं एकदम शुरुआत से। ये हमारे 3 पेड ग्रुप उसके भी चल रहे हैं, कंप्लीट फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस, नोट्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट, क्विज, सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो ये सब आप देख सकते हो और इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारियाँ ले भी सकते हैं। ठीक है, ये नंबर पे आप जोड़ सकते हैं हमसे। अब 63 में कह रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा जो है लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तट की जो है वो 7516.6 किलोमीटर तट रेखा है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो देखिए यहाँ पे पहला तीसरा सही होगा, क्योंकि अब ये जो है बढ़ गई है, पर ऑफिशियली अभी अपडेट नहीं हुई है। तो अगर आप चाहें तो तीनों को भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली ऐसा मिनिस्ट्री ने बोला है, पर अभी बुक्स में अपडेट नहीं हुआ है ना। ठीक है, मतलब गूगल वगैरह आप अगर अभी देखेंगे तो 11,098.81 किलोमीटर और ऑफिशियली आपको यही सब दिखेगा, है ना, मिनिस्ट्रीज़ ने जो बदला है। पर अभी कई जो लेंथ ऑफ इंडिया की कोस्ट लाइन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट वगैरह जो है उसमें अभी यही है 7516। तो मैंने दोनों ही बता दिया आपको, आप देख लीजिएगा जो ऑप्शन में हो। क्वेश्चन 64 देख लो, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो रेखा है भारत की यामी उत्तर, ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से गुजरती है। भारत की भूमि की जो सीमा है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ लगती है। दक्षिण में समुद्र पार हमेशा पड़ोसी 2 द्वीप हैं, समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग जो है पाक जलडमनुमा मन्नार की खाड़ी स्थित है, यानी पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पे गलत है क्या कोई? तो बिल्कुल है, पहला गलत है, क्योंकि भारत की जो यामी उत्तर है टाइमलाइन है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से नहीं, मिर्ज़ापुर से पास होती है, मिर्ज़ापुर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। नेपाल में स्थित पर्वत चोटियों का चयन करना है। नेपाल में कौन कौन सी माउंटेन पीक्स हैं? तो नेपाल में कौन कौन सी हैं भाई? गुरला मंदाता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत। तो बहुत ही आसान है, गुरला मंदाता ये नेपाल में है। ठीक है भाई, नामचा बरवा ये तो भारत में ही आ जाती है, नामचा बरवा भाई उधर अरुणाचल में आ जाएगी। कामेट भी इंडिया में, नंदा देवी भी इंडिया में है, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन पे जाओगे, क्योंकि पहला ही है सिर्फ। 66 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहे हैं हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ग्रेट इनर हिमालय या हिमाद्री। फिर कह रहा पीर पंजाल रेंज और श्रीधर रेंज एंड महाभारत रेंज, कश्मीर वैली एंड कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हिमाचल सिचुएटेड है हिमाद्री में ही। आउटर मोस्ट रेंज जो हिमालय की उसको शिवालिक बोलते हैं, और परपेंडिकुलर वैली सिचुएटेड बिटवीन लोअर हिमाचल एंड शिवालिक इज कॉल्ड डून। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये आपको बताना है भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों ही सही हो जाएंगे। हिमालय का जो आपको पता है भाई पहले क्या आता है, ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आया मिलके ये ट्रांस हिमालय, बाहरी हिमालय बने। फिर उत्तरी हिमालय यानी ग्रेट हिमालय जो सबसे लंबा है। फिर लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय बोलते हैं। फिर आउटर रेंज शिवालिक हो जाती जो पीर पंजाल, धौलाधार ये सब आ जाता है जिसमें। तो चारों ही सही है मतलब इसके। ठीक है, चलिए 67 देख लेते हैं। सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो हिमालय है उसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा?
असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं और पंजाब। तो ये चारों ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन 68 देख लेते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है आपको। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियों में पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों से बना है। भारत का उत्तरी मैदान जल और मृदा से बना हुआ है, यानी अलूवियल सॉइल से बना हुआ है, नर्दर्न प्लेन। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों सही हो जाएंगे। ठीक है। 69 में देख लेते हैं। सही की पहचान करनी है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। विंध्य पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित मजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 70 देख लेते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। क्वेश्चन 70 में कौन सा गलत होगा? प्रायद्वीपी पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बाघेलखंड के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपी पठार का भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और प्रायद्वीपी पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा जो है, इसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? भारत के तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। भारत के तटीय मैदान के उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। भारत के तटीय मैदान के दक्षिण भाग में इसे कोरमंडल तट कहा जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों सही है स्टेटमेंट। ठीक है। चलो 72 नंबर देख लो। अब ये इंडियन ज्योग्राफी के बढ़िया बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। चिलिका झील की बात करा। चिलिका लेक भारत में सबसे बड़ी लवणीय झील है और उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप में स्थित पिट्टी द्वीप यानी पिट्टी आइलैंड, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वह एक पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पे। और कावारती द्वीप की बात करें, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है यहाँ पे। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमएन द्वीप को संयुक्त रूप से 1976 से लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। और लक्षद्वीप 39 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, 39 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा सही है, क्योंकि लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमएन द्वीप को लक्षद्वीप बोला गया 1973 में। और इसका जो एरिया है ना वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ना कि 39। ठीक है। चलो 73 नंबर देखते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कौन सा सही है? पुरवाल पॉलिप्स की बात कर रहे हैं, कोरल पॉलिप्स अधिक समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। प्रवाल स्त्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप जो है आयताकार या हार्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। एटॉल्स आर रेक्टेंगुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा, तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रवाल पॉलिप्स की बात करें, ये कम समय तक, ज़्यादा नहीं, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है ना, कम समय तक जीते हैं, बहुत कम। तो इसलिए दूसरा, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। कौन सा सही होगा? अम्बाला नगर की बात करें, सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शैंगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा की मुख्य धारा जो है भागीरथी गंगोत्री से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से मिल जाती है जाके। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है। 75 देखते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। क्वेश्चन 75 में गलत कौन सा होगा? प्रायद्वीपी भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, इसकी अधिकतर जो मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। प्रायद्वीपी भारत की नर्मदा और तापी नदियाँ दो बड़ी नदियाँ हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, वेस्ट की तरफ। और सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो क्या गलत है यहाँ पे कोई? तो कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। 76 देखते हैं। इसमें सही पहचानना है। गंगा ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे भी। ठीक है।
चलो 77 को देख लो अच्छे से ध्यान से। कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदा नामक योजना शुरू करी थी। ठीक, और नमामि गंगे कार्यक्रम इसको केंद्र सरकार ने जून 2013 में प्रभावी प्रदूषण उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा संरक्षण के लिए शुरू करा था। तो यहाँ पे बस ये गलत है, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब इसको शुरू करा गया था, है ना। तो इसलिए सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। 78 देख लो, सही की पहचान करनी है। यहाँ पे इंदस वाटर ट्रीटी की बात कर रहा है। इसके अंतर्गत भारत जो है संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी के संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग भारत, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए होता है। और सिंधु जल संधि जो है 1956 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। तो बता ले जाओगे तो पता होगा आपको, बहुत बार पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी रहता है। तो यहाँ पहला दूसरा सही है भाई। वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन में हुआ पर ये 1960 में होता है, 1956 में नहीं, 1960 में होता है। चलो 79 देख लेते हैं क्या कह रहा है। बाढ़ के मैदानों में विसर्प नदी गोखुर झील का निर्माण करती है, ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है, मियंडरिंग रिवर। स्पिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं जिसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरी झील कहते हैं। कावेरी नदी भारत का सबसे बड़ा झरना बनाती है जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कावेरी नदी जो है भारत का सबसे बड़ा झरना नहीं, दूसरा सबसे बड़ा बनाती है ना, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है। और है कहाँ शिव समुद्रम फॉल अगर पूछेगा तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। देश में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में गंगा एक्शन प्लान के तहत हुई थी। और गंगा एक्शन प्लान की अगर बात करें, 1992 में गंगा एक्शन प्लान का विस्तार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत हुआ है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का उद्देश्य प्रदूषण निवारण कार्यों के कार्यान्वयन के माध्यम से नदियों, जो देश में प्रमुख जल स्रोत हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है। तो यहाँ सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ सिर्फ पहला तीसरा सही है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। गंगा एक्शन प्लान की बात करें 1995। 81 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? भाई किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है कौन? लैटीट्यूड, अल्टीट्यूड, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी। तो अभी ऊपर कराना भाई। लैटीट्यूड आप देखो ना, इक्वेटर में ज़्यादा गर्मी है, ऊपर ठंडी होगी, तो ये निश्चित करेगा। हाइट जैसे जैसे बढ़ती है टेम्परेचर गिरता जाता है। एयर प्रेशर, भाई कहीं ज़्यादा प्रेशर है कहीं लो, ज़्यादा प्रेशर है ठंडी होगी, कम प्रेशर है गर्मी होगी। ह्यूमिडिटी का असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 82 में सही पहचानना है आपको। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करेगा। कर्क वृत्त यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देश के मध्य भाग, पश्चिम में कक्ष के रन से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्क वृत्त जो है देश के मध्य भाग, पश्चिम में कक्ष है और रन से लेकर पूरब में मिजोरम तक जाएगा, है ना, अरुणाचल तक थोड़ी जाएगा। ठीक है भाई, देखो ना, अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, मैं बता चुका हूँ कितने राज्यों से जाता है। गुजरात है, राजस्थान है ना, MP है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी इधर है। तो गुजरात के कच्छ से पूरब में मिजोरम तक। ठीक है, तो 1 और 3 सही है। 83 देख लो, इसमें गलत की पहचान करनी है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की नागा पहाड़ियों से निकलने वाली जो लूनी नदी है, थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। भारत में स्थित प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली मृदा की उत्पत्ति ज्वालामुखी है और इसकी चट्टानें कायांतरित हैं, यानी मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तार है। ईस्टर्न घाट जो है एक्सटेंडेड डिसकंटिन्यूअस चेन है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा ये आपको बताना है। तो गलत होगा सिर्फ और सिर्फ बी वाला, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में जो काली मृदा है, डक्कन ट्रैप की है ना, ज्वालामुखी उद्गार की, इसकी चट्टानें जो है वो कायांतरित नहीं, आग्नेय है। आग्नेय का मतलब इंग्लिश में इग्नियस रॉक है, इग्नियस। ठीक है, इग्नियस रॉक है। चलिए अगला 84 नंबर देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी। कह रहा मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका ये ओलिविन के प्रमुख तत्व हैं। ओलिविन का उपयोग आभूषण बनाने में होता है और ओलिविन सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो ओलिविन की बात करें अगर, ये हरे रंग के होते ठीक है, पर ये बेसाल्टिक में पाए जाते हैं, आग्नेय में नहीं। किस में पाए जाते हैं? बेसाल्टिक में। ठीक है, चलो 85 देख लो, इसमें सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा।
कह रहे हैं तांगुप दर्रा जो है, तांगुप पास, भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला एक पहाड़ी दर्रा है जो म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित है। मैकमोहन रेखा की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजन का काम करता है। मालदीव की बात करें, दक्षिण एशिया में एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है जो हिंद महासागर के अरब सागर में पुडुचेरी द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो बहुत ही आसान है ये। तुंगुम पास ये आपको मिलेगा म्यांमार में, ठीक है, पहला सही है सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ पहला, क्योंकि मैकमोहन रेखा आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में है ना। और तीसरे में मालदीव की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया में है, ठीक है ये, पर ये हिंद महासागर और अरब महासागर में लक्षद्वीप समूह में के दक्षिण में है ना। महासागर के अरब सागर में पुडुचेरी द्वीप समूह के दक्षिण में नहीं है, लक्षद्वीप के, भाई पता है ना, लक्षद्वीप है इधर, मालदीव है, पुडुचेरी कहाँ यहाँ आ गया, ठीक है, वो तो यहाँ है। क्वेश्चन 86 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड रीजन में आता है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए उन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतुओं को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ठीक है। 87 में भी आपको सही की पहचान करनी है। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है, यानी जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस है वो होता है मेडिटेरेनियन से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन को, जैसे कश्मीर, पंजाब, इधर के। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ जून और जुलाई के महीनों में आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये कह रहा है जून और जुलाई में भी आते हैं और मानसून मंथ में आते हैं। तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये मानसून के साथ साथ जो मंथ अक्टूबर नवंबर वगैरह होते हैं उसमें आते हैं ना, जुलाई वुलाई में तो मानसून ही है ना, अक्टूबर नवंबर में आ जाते हैं। क्वेश्चन 88 देख लो, अल नीनो नामक ठंडी पेरू धारा का संबंध निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव से। द कोल्ड पेरू करंट नेम्ड अल नीनो कैन बी रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये त्यौहार है आपका क्रिसमस है ना, अल नीनो जो है वो क्रिसमस से संबंधित है। अब अल नीनो है क्या भाई, अल नीनो देखिए जो वार्म करंट है ना, टेम्परली रिप्लेस कर देता कोल्ड पेरूरियन करंट को। भाई जो पेरू करंट है, पेरू करंट वो ठंडा है, अब इसको रिप्लेस करके आ जाता है आपका कौन सा करंट, वार्म करंट है ना, उसी को अल नीनो बोल देते हैं। और अल नीनो एक्चुअली में एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, बच्चा है ना, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है एक तरह से, इसीलिए उसका नाम मारा जाता है। ये धारा क्रिसमस के समय ही बहना शुरू होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं। और ये अल नीनो जो है जैसे ही समुद्र में आता है तो समुद्र की सतह के तापमान को ये बढ़ा देता है ना, इसलिए गर्म होता है। टेम्परेचर ठंडा है तो उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 89 देखें, सही बताना है इसमें। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने यानी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ साउथ सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यानी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड की बात कर रहा है, फ्लो टुवर्ड्स द साउथ गेट डिफ्लेक्टेड राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें से 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड जो ओरिजिनेट होती हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से होती है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से होती, ठीक है। पर ये सदर्न हेमिस्फीयर नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए था यहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर, बेल्ट ऑफ नदर्न, उत्तरी जो गोलार्ध होगा वहाँ से होगी नदर्न हेमिस्फीयर। चलो 90 में आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। बैरन आइलैंड की बात कर रहा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो अंडमान निकोबार में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जो लघु अंडमान यानी लिटिल अंडमान में है। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो वास्तविक दूरी है 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर की बात करें अगर, तो पहली चीज़ तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी अब रही नहीं। कमेंट बॉक्स में आप इसकी राजधानी बताइए जो सरकार ने अब नई राजधानी रख दी है, ये आप बताओगे मुझे, है ना, इसकी नई राजधानी बताइए जो कि किस में है भाई, ये मैं बता दूँ दक्षिण में। पहले जो पोर्ट ब्लेयर थी ना ये लिटिल अंडमान में नहीं थी, साउथ अंडमान में थी। अब यार इंडिया में सबकी राजधानी ना पता तो भारत में रहने से फिर क्या ही आपका आशय है ना, तो बताओ इसकी राजधानी कमेंट में। 91 देखते हैं, इसमें आपको गलत पहचानना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। आमतौर पर मानसून जो है जून के पहले सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे से प्रवेश करता है और इसके बाद यह 2 भागों
अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी में विभाजित हो जाता है भाई, अरेबियन और बे ऑफ बंगाल। आमतौर पर केरल में जून के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसूनी वर्षा होती है। जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह में पहुंच जाता है और जुलाई के मध्य तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों तक भी पहुंचने लगता है। तो बहुत ही आसान सही हो जाएगा आपको। तक केरल में बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहाँ जाएगी, ये वाली ब्रांच आती है, अरेबियन सी ब्रांच है ना, सबसे पहले केरल ही में मानसून एंटर करता है, तो ये गलत थी यहाँ पे। आसान है, बता ले जाते कि आपका सर भी गलत हो जाएगा, बाकी सही हो जाएगा। क्योंकि जून उन में बात करें अगर, लास्ट वीक ऑफ जून में जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंटर करती है वो दिल्ली तक कर जाती है ना। चलो 92 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावाट कहा जाता है, इसकी कुल मात्रा कम होती है लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लू की बात करें, गर्मियों की एक प्रमुख विशेषता है जो गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं होती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में दिन के समय में चलती हैं। तो ये दोनों ही सही हैं भाई, है ना। चलो 93 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सी सही होगी। पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम राज्यों में तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, यानी बर्फ़ वगैरह जो गिरती है। वैसाख के महीने में इसे कैल वैसाखी कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसे आम्र वर्षा कहते हैं या मैंगो शावर। तो बहुत ही आसान था, इसमें सही सिर्फ दूसरा वाला हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ होती है, असम और असम और सिक्किम में नहीं होगी, है ना, हिमवृष्टि के साथ काल वैसाखी सिर्फ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में होती है। 94 में आपको सही बताना है कौन सा सही है। कह रहे मेघालय में स्थित मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मेघालय में स्थित मौसिनराम स्टैलग्रामाइट और स्टैलकेलाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है और हवाओं की दिशा का जो निर्धारण है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन तथा वायुदाब के कारण होता है। तो यहाँ सही कौन सा है, तो यहाँ सही है, चारों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है कौन सा सही है। नवंबर के प्रारंभ में अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक भारी वर्षा होती है और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। कभी कभी ये उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं, यानी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तट तक पहुंच जाते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में सवाल है और यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ रहा है सही कौन सी है, तो यहाँ पे ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। 96 देख लेते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित सवाल। इस बार भी देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट से सवाल जो आया, कितना बेहतरीन सवाल कि किन 3 राज्यों में 20% से अधिक फॉरेस्ट है। तो आप देख रहे हो फैक्ट्स आपको करने पड़ेंगे, फैक्चुअल डाटा जो है वो रटना पड़ेगा और किसने आयाम तक रखना है वो हम अपने एमसीक्यू में खुद ही करा देते हैं आपको, है ना, कि किस किस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं। कई बार आपको लगेंगे अबे यार ये भी, पर यार जितना बन सकता है वो हम सब आपको कराएंगे टेस्ट क्विज में प्रैक्टिस। तो एससीएस की टेस्ट और क्विज को जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। तो भारत में कुल मैनग्रूव आवरण कह रहा है 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15%, ठीक। और कुल वन आवरण जो है इतना है, जो कुल क्षेत्रफल का इतना है। कुल वृक्ष आवरण इतना है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना है। तो कौन सा सही हो जाएगा। तो ये डाटा बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस हैं, तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल सही है तीनों यहाँ पे। 97 देखते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में सही विकल्प बताना है, यहाँ कौन सा सही है। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले वन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं तथा ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो यहाँ पे सही कौन सा है, तो ये तीनों सही हैं यहाँ, ठीक है। 98 देख लेते हैं, यहाँ पे सही बताना है। कह रहा है सिल्वर फर की बात करें अगर, और जूनिपर्स, पाइन व बचर्स, ये पौधे हैं जो 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं ठंडी जगहों पर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष लगते हैं जिससे मजबूत लकड़ी मिलती है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सही है तीनों या 1-2, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे आपके। अब इसमें भी गलत की पहचान करनी है, तो केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व कह रहा सबसे ज़्यादा है। देश की सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ की आबादी 1990 लाख, मतलब 19 करोड़ 90 लाख की बात कर रहा है। जनसंख्या घनत्व 328 और भारत की लगभग आधी आबादी जो है वो केवल 5 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश।
यहाँ पे नॉर्थ मतलब नदर्न वाले स्टेट्स में सबसे ज़्यादा आज़ादी, इसीलिए तो हमने 1971 के सेंसस के आधार पे सीटों को फिक्स किया था। यही तो बात चल रही थी, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, कैसे बात चलेगी? यहाँ का प्रेजेंटेशन तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ता ही जाएगा फिर तो बात सही है। पर यहाँ पे ये वाला गलत है। 382 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की, 382 कितनी है? 382। अंतिम सवाल देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। हिमालय पर्वत और अल्प पर्वत जो है वलित पर्वत हैं, यानी आपके यंग फोल्ड माउंटेन है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर शंकाकार है, यानी ऐसे कोनिकल शेप। सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढलान वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। और आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जोड़ा जाता है। भाई आर्कटिक सागर प्रशांत को जोड़ता है बेरिंग स्ट्रेट नहीं, जो रशिया और अलास्का के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में आता है, ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखेंगे यहाँ गलत जो है ये वाला है, जो 600 मीटर से ऊंचे होते हैं ना, उनको पहाड़ की श्रेणी में हम लोग डालते हैं, 600 मीटर से ऊपर। ठीक है, तो ये थे 100 क्वेश्चन। प्लीज़ इसको आप 10-10 करके करें, 20-20 करके करें, पर एमसीक्यू अच्छे से, वीडियो को पॉज करें, अच्छे से एमसीक्यू को पढ़िए, फिर उसको ट्राई करिए, फिर ना देख लीजिए क्या सही है क्या गलत। और खुद से इसको लगाना चाहते हैं तो नंबर पे कांटेक्ट करके ले लीजिए टेस्ट को, उसकी प्रैक्टिस करिए, हमारे क्विज़ की प्रैक्टिस करिए। जब तक यूपीपी से 2026 होगा ना, आपको 8 से 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्विज़ में हम करा देंगे, ईजी मॉडरेट टफ, सिलेबस के एक एक पॉइंट को निचोड़ निचोड़ के कराएंगे। ठीक है, तो 2026 की तैयारी, प्री मेंस की, आरओ की, बीईओ की, एईडीओ की, जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो हमें पिंग करो।